नमस्कार दोस्तों, हाइड्रोलॉजी फॉर पीपल प्रोग्राम के इस भाग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, यह कार्यक्रम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी की एक पहल है, जिसके माध्यम से हम आपको जल विज्ञान के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों और शोध कार्यों से अवगत करवाते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गोपाल कृष्ण, वैज्ञानिक ई, जल विज्ञान अन्वेषण विभाग से। डॉक्टर गोपाल कृष्ण से हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले आज के विषय पर एक लघु फिल्म हमने बना रखी है, वो देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Water, a primary natural resource, is crucial for sustaining human existence. It not only plays a vital role in maintaining the cleanliness of both rural and urban communities, but is also essential for all forms of agriculture and the majority of industrial production processes. However, experts have consistently included water among the key resources that must be effectively managed in the future. It is not an exaggeration to say that India is on the brink of a serious water crisis. The National Institute of Hydrology, NIH, is a leading research organization dedicated to the study and research of water resources in India. The primary objective of the institute is to enhance scientific knowledge and understanding of various aspects of water resources. The institute is actively conducting significant research, particularly through its nuclear hydrology laboratory, to address challenges related to water availability, quality, and management in the country. Isotopic analysis is like a detective tool scientists use to understand the secrets hidden in the atoms of different things, such as water. Imagine water as a group of tiny puzzle pieces. Isotopes are like special pieces that have unique marks. By studying these special marks, scientists can learn where the water came from, how it moves around, and even how old it is. It's a bit like tracking footprints. Each isotope leaves a distinct trail. Scientists of National Institute of Hydrology, NIH, use highly sophisticated equipment to read these isotopic footprints in water. This helps them figure out important things like where our water comes from, how clean it is, and how we can best take care of it. Simply, we can say that isotopic analysis is like a superpower for water detectives, helping them protect and manage our precious water resources. तो डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, जैसा हमारे दर्शकों ने देखा, तो आप हमें बता सकते हैं आसान शब्दों में आइसोटोप एनालिसिस अगर एक कॉमन मैन के लिए हम लोग बताना चाहें तो वो क्या है? न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन के साथ साथ जो है न्यूट्रॉन भी होता है। प्रोटॉन हो, उसके नंबर को हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, और जो एटम जो है उसी से जाना जाता है। और जब हम उसमें जो है न्यूट्रॉन का नंबर और इसका प्रोटॉन के नंबर को जो जमा कर देते हैं, तो वो जो है मास नंबर होता है, तो वो उसको एक मास देता है। और उस मास जो है वो मास जो है डिफरेंट एटम का, अलग अलग एटम्स का विभिन्न अलग अलग होता है। तो वही जो है वो आइसोटोप्स होते हैं। और ये जो है एक एलिमेंट में कई सारे आइसोटोप्स हो सकते हैं। ये आइसोटोप के जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं? सभी जानते हैं कि पानी की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। जल विज्ञान जो प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें जो है अलग अलग घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। हम शुरू करते हैं समुद्र से, तो समुद्र से वाष्पन से एक वाष्पीकरण हुआ, फिर जो है उसके बाद प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन के बाद वो पानी गिरा, तो वो पानी या तो ग्राउंड वाटर, इनफिल्ट्रेशन हुआ तो ग्राउंड वाटर में गया तो ग्राउंड वाटर फ्लो हुआ, और सरफेस वाटर में गया तो वो स्ट्रीम फ्लो हुआ। एक तो जो है मैंने कहा कि इसमें फेस चेंज होते हैं। तो अगर आपकी मेल्टिंग होगी, वो मेल्टिंग से वो क्या बनेगा, द्रव रूप में आएगा। और अगर वो जो है वाष्पीकृत होगा तो वो जो है गैस के रूप में जाएगा। और तीसरा जो मैंने बताया कि प्रेसिपिटेशन के रूप में, तो वो प्रेसिपिटेशन के रूप में जो आपके दोनों भी आ सकते हैं, वो सॉलिड में भी आ सकते हैं और लिक्विड में भी आ सकता है। जैसे बर्फ़ पड़ती है या ओले पड़ते हैं तो वो आपके जो हैं वो सॉलिड होते हैं। अगर वो बारिश पड़ती है तो वो लिक्विड होती है। तो इन सब पानी के जब अलग अलग क्षेत्रों से आता है, अलग अलग प्रक्रियाओं से आता है, अलग अलग घटकों से आता है, तो इन पानी का जो सिग्नेचर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जब ये पानी का सिग्नेचर लोगे, जैसे कि एक आदमी का है, उसके हाथ कहते हैं, हाथों की लकीरें जो हैं वो अलग अलग होती हैं, उसको हम देखते हैं तो वो फिंगरप्रिंट बनता है। तो इसी तरह जो पानी के विभिन्न स्रोतों से आ गया, विभिन्न प्रक्रियाओं से आ गया, विभिन्न घटकों से हो गया, तो उसका एक सिग्नेचर बनता है। और उसी सिग्नेचर के आधार पर हम जो है पानी को पहचानते हैं, और उसी को जो है हम आइसोटोप फिंगरप्रिंटिंग ऑफ वाटर कहते हैं।
तो ये समस्थानिकों से क्या हम जल की आयु की गणना कर सकते हैं कि पानी कितना पुराना है या ये नया है, इस तरह? जिसमें जो है दो तरह के होते हैं आइसोटोप। एक समस्थानिक होते हैं, जो समस्थानिक होते हैं जो कि अपने एटॉमिक अरेंजमेंट से, अपने न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो संतुष्ट होते हैं, जिसको सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको समस्थानिक कहते हैं। और जो दूसरे रेडियोधर्मी होते हैं, रेडियो आइसोटोप होते हैं, उनमें एक डिके होता है, वो चेंज होते हैं। वो ना अल्फ़ा, बीटा, गामा रेडिएशन और फोटॉन्स, एक्सरेज, इस तरह की रेडिएशंस जब आती हैं तो उन रेडिएशन से जो है एक डिके चेन बनती है उनकी। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे कि यूरेनियम है। यूरेनियम को अगर हम इसका रेडियो एक्टिव करें तो इसमें डिफरेंट एलिमेंट बनते हैं, जैसे कि ये थोरियम में बनेगा, इसकी डॉटर की प्रोजनी अलग से चेंज होगी, फिर रेडियम बनेगा, फिर आखिरी में रेडॉन बनेगा। और रेडॉन के बाद जब ये लेड बनता है तो लेड जो है समस्थानिक है, और बाकी के जितनी ये प्रोजनीज हैं ये रेडियोधर्मी हैं। तो ये सब विकिरण, इनसे सब जो है वो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस निकलती हैं। तो ये जो है इन रेडिएशंस के निकलने से जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको अगर हम नापते हैं, उसका हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो हमें पानी की एज का पता लगता है। और ये एज जो है पानी की, और ये जो होती है कुछ सेकंड्स से लेकर अरब साल तक, अरबों साल तक इतनी हो जाती है। तो जो अगर हम मान लो कि किसी में हम मानते हैं कि कार्बन जो है 100 था और वो कार्बन बाद में 50 हो गया, मतलब कि उसकी एक हाफ लाइफ चलेगी। एक हाफ लाइफ का मतलब है कि वो पानी 5730 साल पुराना हो गया। अगर वो 50 से 25 पर आ जाता है तो उसकी एक हाफ लाइफ और चलेगी, तो 5730, जब आप 5730, वो मतलब कि आपका देख लो 11460 हो गया। तो इस तरह से पानी की उम्र का पता लगाया जाता है, जैसे जैसे हाफ लाइफ छोड़ते रहते हैं। इसके हमारे जल प्रबंधन के क्षेत्र में इसका हम लोग क्या उपयोग कर सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में कर सकते हैं? तो सरफेस वाटर में जो इसके उपयोग हैं, सरफेस वाटर में हम डिस्चार्ज मेजरमेंट्स में कर सकते हैं, हाइड्रोग्राफ सेपरेशन में कर सकते हैं, और सरफेस वाटर में जो है लेक स्टडीज़ में करते हैं, सेडिमेंटेशन स्टडीज़ में करते हैं। और जैसे कहीं डैम बना है, रिजर्वायर है, उसमें लीकेज है, तो वो सारे अध्ययन जो है हम आइसोटोप के कर सकते हैं। स्नो मेल्ट स्टडीज़ करते हैं, हम ग्लेशियर्स की स्टडीज़ करते हैं। तो ये सब जो है सरफेस में करते हैं। और जब पानी नीचे चला जाता है तो ग्राउंड वाटर में भी इसके बहुत से उपयोग हैं। ग्राउंड वाटर में हम इसकी सॉइल मॉइस्चर मूवमेंट निकालते हैं, हम ग्राउंड वाटर में जो है इसकी एज डेटिंग करते हैं, हम ग्राउंड वाटर में जो है इसके जो है पोल्यूशन स्टडीज़ करते हैं। और सरफेस वाटर ग्राउंड वाटर इंटरेक्शन स्टडीज़ में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम ये सब करते हैं। रिचार्ज जोन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। रिचार्ज जोन्स को, रिचार्ज सोर्स को, इन दोनों चीज़ों को कर सकते हैं। और तीसरा जो आ रहा है इनका मीटेरोलॉजिकल स्टडीज़ में, जैसे क्लाउड मूवमेंट्स, एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर मूवमेंट्स, एटमॉस्फेरिक एयर मॉइस्चर ट्रांसपोर्ट में हम करते हैं। और हम इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन में स्टडीज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी स्टडीज़ में हम इसका उपयोग किया जा रहा है। ये गोपाल जी नीति निर्धारक हैं हमारे, जो उनको इन आइसोटोपिक एनालिसिस से वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या सहायता मिल सकती है? आज का अगर हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो ग्राउंड वाटर जो है डिक्लाइन हो रहा है। तो डिक्लाइन हो रहा है तो हम जैसे देखते हैं कि ग्राउंड वाटर जब नीचे जा रहा है तो उसको हम कैसे फिर से रिचार्ज कर सकते हैं। अगर हम उसका आइसोटोप स्टडी से हम निकाल देते हैं कि जैसे अभी आपने पूछा ही था कि रिचार्ज जोन्स कौन से, अगर हमें वो रिचार्ज जोन्स पता लग जाते हैं तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि वहाँ से हम जो आर्टिफिशियल रिचार्ज या मैनेजमेंट एक्यूफर रिचार्ज, इस तरह की भी टेक्निक्स है कि उससे भी कर सकते हैं। फिर जो है एक होता है सबमरीन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज। उसमें क्या होता है कि हमारा जो फ्रेश वाटर है बहुत सारा समुद्र में चला जाता है। अगर हमें उसको क्वान्टिफाई करते हैं, उसमें वो पहचानते हैं कि सबमरीन ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है, तो हम वो चीज़ें भी बता सकते हैं ताकि उसको रोका जा सके फ्रेश वाटर को। क्योंकि हमारे जो धरती पे वैसे ही 97% जल तो वैसे ही छा रही है जो समुद्रों में है, तो हमारे उपयोग का जल बहुत कम है और वो वापस समुद्र में चला जाए तो हमें उसको रोकना है। तो ये तो मैंने ग्राउंड वाटर की बात की। और इसी तरह से हम पोल्यूशन स्टडीज़ में भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी की बात हुई, फिर क्वालिटी की भी बात कर सकते हैं कि सोर्सेज कहाँ पे पोल्यूशन सोर्सेज हैं, कहाँ पे पोल्यूशन हैं, कैसे पोल्यूट्स मूव कर रहे हैं। पर इसको हम एज ए ट्रेसर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम एज ए ट्रेसर इसका मूवमेंट पता कर सकते हैं कि ये कहाँ पर गया और किस तरह से गया जिसको कि। और इसी तरह से हम इसकी बहुत सारी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस में सरफेस वाटर और ग्राउंड वाटर इंटरेक्शन जहाँ पर है कि सरफेस वाटर से ग्राउंड वाटर में जा रहा है, या जैसे कि जो ग्राउंड वाटर से सरफेस वाटर में बेस फ्लो जाता है, तो उसको भी देखें। इन सब के हिसाब से जो है इसका मैनेजमेंट किया जा सकता है। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, गोपाल कृष्ण जी ने हमको बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आइसोटोपिक एनालिसिस के बारे में। और ख़ासकर जो हमारे नीति निर्धारक हैं वो आइसोटोपिक एनालिसिस से जो स्टडीज़ हैं उसके माध्यम से
हमारे देश के जो जल संसाधन हैं उसका किस प्रकार से प्रबंधन कर सकते हैं। डॉक्टर गोपाल कृष्ण जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी आपके सुझाव हैं, प्रतिक्रियाएं हमें निरंतर मिलती जा रही है और आप हमें नीचे चल रहे स्क्रॉल hydrologyforpeople@gmail.com पर अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव भेज सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।